जो आसानी से मिल जाए उसकी चाहत किसे है। जो आसानी से मिल जाए उसकी चाहत किसे है। जिद तो उसे पाने की है जो नसीब में लिखा ही नहीं है। हेलो प्यारे दोस्तों, वेलकम यू टू चैनल बायोलॉजी विथ एस बायो सर। आज हम कक्षा 10 के लिए भूगोल का लेसन नंबर 2 से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। और ये प्रश्न वैसे विद्यार्थियों के लिए खास करके है जो बिहार बोर्ड 2023 में शामिल होने के लिए इच्छुक हैं। तो चलिए हम देखते हैं आज के ये प्रश्नों को। और प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विथ एस बायो सर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, वीडियो को बगैर स्किप किए हुए ही शुरू से अंत तक जरूर देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। तो चलिए हम पहले प्रश्न की ओर नज़र डालते हैं। तो आपका दोस्तों जो पहला प्रश्न कहता है कि खरीफ फसल कौन है। आपको बताना है कि खरीफ फसल कौन है। तो ये जो खरीफ फसल है, चावल को खरीफ फसल कहा जाता है। आपको बता दें, चावल जो है वो चावल को वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। कब उगाया जाता है दोस्तों? वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। वर्षा ऋतु में चावल को उगाया जाता है। और हम बता दें एक बात आपको कि ये जो वर्षा ऋतु जो है, अर्थात वर्षा ऋतु की जो बुआई है, अर्थात चावल की जो बुआई है, ये आपका जो दोस्तों ये जुलाई से अगस्त माह में होता है। जुलाई से अगस्त माह में होता है इसकी बुआई। और कटाई अगर देखें दोस्तों तो इसकी जो कटाई है वो अक्टूबर से नवंबर के बीच में होता है। आई होप कि आप समझ चुके होंगे। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपका कहता है दोस्तों कि कौन रबी फसल है। आपको रबी फसल का उदाहरण बताना है। तो ये जो आप गेहूं देख रहे हैं, गेहूं रबी फसल है। गेहूं क्या है दोस्तों? रबी फसल है। अगर गेहूं के अलावा और देखा जाए तो आपका दोस्तों चना भी रबी फसल है, सरसों भी दोस्तों आपका रबी फसल है। आपको और बता दें, मटर भी दोस्तों आपका रबी फसल है। अगर इसकी हम बात करें, रबी फसल की बात करें, तो रबी फसल को दोस्तों शीत ऋतु में उगाया जाता है। कब उगाया जाता है दोस्तों? शीत ऋतु में उगाया जाता है। शीत ऋतु में उगाया जाता है रबी फसल को। रबी फसल की जो बुआई होती है दोस्तों, ये आपका ये जो है नवंबर से दिसंबर माह में होती है। नवंबर से दिसंबर माह में होती है रबी फसल की बुआई। और इसकी जो कटाई है मार्च से अप्रैल में कर ली जाती है। तो चलिए तीसरे प्रश्न की ओर देखते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है दोस्तों कि आपका जो तीसरा प्रश्न है वो कहता है कि किस राज्य में वन का विस्तार सबसे अधिक है। किस राज्य में वन का विस्तार सबसे अधिक है? तो ये जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में वन का विस्तार सबसे अधिक है। मध्य प्रदेश को दोस्तों सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछेगा कि किस प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है तो मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। चलिए चौथे प्रश्न की ओर हम देखते हैं। तो चौथा प्रश्न जो है दोस्तों वो आपका कहता है कि जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है। आपको बताना है कि भारत में जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे आगे है। अगर ये पूछेगा दोस्तों तो ये जो आपका पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल आपका राइट आंसर होगा। यानी कि जूट के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है वो आपका पश्चिम बंगाल होगा। पांचवा प्रश्न कहता है कि गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है। आपको बताना है कि गेहूं का उत्पादन भारत के किस राज्य में सर्वाधिक किया जाता है, अग्रणी कौन है। तो ये आपका दोस्तों यूपी है। क्या है? यूपी है। अगर यहाँ से पूछेगा कि भारत के कौन से राज्य में जनसंख्या के दृष्टि से सबसे अधिक है तो वो भी आपका यूपी होगा, उत्तर प्रदेश। अगर पूछेगा कि भारत के किस राज्य में जनसंख्या सबसे अधिक है तो ये आपका उत्तर प्रदेश होगा। चलिए छठे प्रश्न की ओर देखते हैं। छठा प्रश्न आपका कहता है दोस्तों
कि चावल के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है। आपको बताना है कि चावल के उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे पहले स्थान पे है। तो ये जो है आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि शीतकालीन फसल कौन है। आपको बताना है कि शीतकालीन फसल कौन है। शीतकालीन जो फसल है वो आपका गेहूं हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? गेहूं हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम देखते हैं। तो आपका अगला जो प्रश्न कहता है वो कहता है कि कौन सा राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है। आपको बताना है कि कौन सा राज्य जो है, किस राज्य में चाय का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। तो ये जो है दोस्तों आपका असम करेक्ट आंसर होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 कहता है दोस्तों कि कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। कहवा का सबसे जो अधिक उत्पादन होता है दोस्तों, ये आपका कर्नाटक राज्य में होता है। किस राज्य में होता है? कर्नाटक राज्य में होता है। 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका 10वां प्रश्न जो कहता है कि महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। आपको बताना महाराष्ट्र में किस फसल की खेती जो है सबसे ज़्यादा होती है। तो ये कपास की होती है। क्यों होती है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे काली मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है। काली मिट्टी का क्या है? विस्तार सर्वाधिक है। और ये कपास जो है दोस्तों, कपास की खेती सर्वाधिक कहाँ होती है? काली मिट्टी में होती है। और आपको बता दें दोस्तों कि काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न संख्या जो 10 है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न देखने को मिल चुका है। तो काली मिट्टी को रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ये आप याद रखिएगा। पूछेगा कि किस मिट्टी को काली मिट्टी कहा जाता है, तो रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी कहा जाता है। और काली मिट्टी में किसका उत्पादन किया जाता है? तो ये आपका कपास का। और दोस्तों पूछेगा कि कपास जो है किस राज्य में सर्वाधिक उगाया जाता है, तो दोस्तों ये आपका महाराष्ट्र होगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 कहता है कि उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। आपको बताना है कि उत्तर भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे गन्ना का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है दोस्तों। तो ये आपका उत्तर प्रदेश है। कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है दोस्तों कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। आपको बताना है कि कौन सा राज्य में मूंगफली का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। तो ये आपका गुजरात है। क्या है दोस्तों? गुजरात है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 कहता है, प्रश्न संख्या आपका जो है 13 वो कहता है कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन है। तो दक्षिण भारत में जो सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करता है वो आपका महाराष्ट्र है। कौन है दोस्तों? महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो आपका अगला जो प्रश्न कहता है दोस्तों कि आपका जो अगला प्रश्न है वो कहता है कि भारत की कितनी आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी है। आपको बताना है कि भारत के कितने आबादी जो लोग हैं वो कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं। तो ये जो है 2/3 है दोस्तों। क्या है? 2/3। भारत की 2/3 जो आबादी है वो कृषि कार्यों में संलग्न है, जुड़ी हुई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है आपका कि कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा कारक ऐसा जो कृषि को प्रभावित नहीं करता है। तो ये जो है आपका जनसंख्या है। जनसंख्या जो है कृषि को प्रभावित नहीं करता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि नेक्स्ट आपका कहता है दोस्तों कि पौधे के अंकुरन के लिए कम से कम कितना टेम्परेचर होना आवश्यक है। पौधे को अंकुरन के लिए, कोई भी बीज में अंकुरन आने के लिए उसका जो टेम्परेचर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। तो ये जो दोस्तों 6 डिग्री सेल्सियस होना बहुत ज़रूरी है। 6 डिग्री सेल्सियस अगर रहेगा तो पौधे में अंकुरन जो है वो उत्पन्न हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो कहता क्या है कि रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है। आपको बताना है कि रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है। तो ये जो है दोस्तों आपका केरल राज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केरल राज्य हो जाएगा। आपको बता दें कि केरल भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पे साक्षरता दर सबसे अधिक है। भारत में केरल एक राज्य है
जहाँ पे साक्षरता दर सबसे अधिक है, वहाँ पे साक्षरता दर अगर देखा जाए दोस्तों तो 96 पॉइंट समथिंग जो है साक्षरता दर वहाँ पे शिक्षित लोग निवास करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है। तो पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। कहता है कि झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है। तो झारखंड में स्थानांतरित कृषि को कुरुवा कृषि के नाम से जाना जाता है, कुरुवा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है। भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है। तो ये जो है आपका 14 करोड़ हेक्टेयर है। कितना है दोस्तों, 14 करोड़ हेक्टेयर है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 कहता है कि भारत की कितनी प्रतिशत भूमि कृषित भूमि है। आपको बताना है कि भारत में कितनी प्रतिशत भूमि जो है वो कृषि भूमि है। तो ये जो है आपका दोस्तों 84% वहाँ पे कृषि जो है वो कृषि भूमि है, यानी कि वहाँ पे 84% भूमि में कृषि किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है वो कहता है कि कौन खरीफ फसल नहीं है। आपको बताना है कि खरीफ फसल कौन नहीं है। तो गेहूं जो है दोस्तों ये खरीफ फसल नहीं है, गेहूं जो है ये रबी फसल है। क्या दोस्तों, रबी फसल है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि कौन रबी फसल नहीं है। तो मकई जो है दोस्तों ये रबी फसल नहीं है, मकई जो है ये खरीफ फसल है। क्या दोस्तों, मकई खरीफ फसल है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों क्या कि धान की एक फसल नहीं है। आपको बताना है कि धान की कौन एक फसल नहीं है। तो सुमन जो है दोस्तों ये धान की एक फसल नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो अगला जो प्रश्न कहता है कि धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है। तो धान की खेती के अंतर्गत अगर सर्वाधिक भूमि देखा जाए दोस्तों तो ये जो आपका पड़ता है केरल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, केरल में पड़ता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम नजर डालते हैं। तो कहता है कि धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है। तो ये जो है आपका पंजाब हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, पंजाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट कहता है कि ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है। तो ज्वार की जो सबसे अधिक खेती है ये आपका महाराष्ट्र में किया जाता है। कहाँ किया जाता है दोस्तों, महाराष्ट्र में किया जाता है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। कहता है बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है। आपको बताना है कि बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे आगे है। तो ये जो है हमारा गुजरात है। क्या है दोस्तों, गुजरात है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि कौन निर्वाहन कृषि की उपज नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा जो कृषि है वो निर्वाहन कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये जो है आपका गन्ना निर्वाहन कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत किसी फसल का उत्पादन नहीं किया जाता। आपको बताना है कि स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत किस फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है। तो ये जो है आपका कपास है। क्या है, कपास है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न कहता है कि तेलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो तेलहन उत्पादन में भारत का जो विश्व में स्थान है वो आपका पहला आ जाता है दोस्तों। क्या आता है, पहला आता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो मूंगफली का सबसे अधिक जो उत्पादन है वो गुजरात में होता है। कहाँ होता है, गुजरात में होता है। नेक्स्ट कहता है कि भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है। तो भारत का जो नारियल प्रदेश है वो केरल को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, केरल को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है। आपको जो बताना है कि ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा के लिए किस खेती के लिए उपयुक्त है। तो ये जो है आपका धान हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है वो कहता है क्या, ये कहता है कि पंजाब किस फसल का सर्वप्रमुख उत्पादक है। पंजाब किस फसल का सर्वप्रमुख उत्पादक है। तो ये आपका इसका आंसर जो है वो गेहूं हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, गेहूं हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। तो अगला जो प्रश्न है वो कहता है
कि उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को मड़ुआ कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मड़ुआ कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो आपका अगला जो प्रश्न है वो कहता है कि कौन दलहन फसल नहीं है? आपको बताना है कि कौन दलहन फसल नहीं है। तो ये बाजरा जो है दोस्तों आपका दलहन फसल नहीं है। अगर हम दलहन फसल की उदाहरण देखें दोस्तों तो इसका जो हो जाएगा, चना एक प्रकार का दलहन फसल है, मूंग जो है एक प्रकार का दलहन फसल है। अगर बात करें दोस्तों मसूर जो है एक प्रकार का दलहन फसल है। अगर बात करें हम मटर की तो मटर जो है एक प्रकार का दलहन फसल है ना। ये सब जो है दलहन फसल का उदाहरण है दोस्तों, लेकिन बाजरा जो है ये दलहन फसल नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि चाय किस प्रकार की कृषि है? तो जो चाय है दोस्तों ये रोपण कृषि। क्या है दोस्तों? चाय जो है रोपण कृषि है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है दोस्तों कि अरेबिका और रोबस्टा किस फसल के प्रकार हैं? आपको बताना है कि अरेबिका और रोबस्टा जो है किस फसल के प्रकार हैं। तो ये जो है कहवा का है। किसका है दोस्तों? कहवा का है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि असम में चाय के कितने बागान हैं? आपको बताना है कि असम में चाय के कितने बागान हैं। तो आपको हम बता दें कि असम में जो चाय के बागान है वो 750 बागान है। कितने दोस्तों? 750 बागान हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि कपास उत्पादन में एक गांठ कितना किलोग्राम होती है? कपास उत्पादन में एक गांठ कितना किलोग्राम होती है? तो वो होता है 170 किलोग्राम। कितना होता है दोस्तों? 170 किलोग्राम होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि भारत का जूट किस क्षेत्र को कहा जाता है? भारत का जूट जो है, भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो ये पश्चिम बंगाल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पश्चिम बंगाल को कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम नजर डालते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो कहता है कि कपास की खेती के लिए कितना दिन पाला रहित होनी चाहिए? तो कपास की खेती के लिए जो पाला रहित है वो 210 दिन में जो दोस्तों कपास पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में आगे है? तो आंध्र प्रदेश जो है तंबाकू फसल के उत्पादन में अभी दोस्तों अग्रणी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम देखते हैं। कहता है दोस्तों कि बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र है। अगर राज्य पूछेगा दोस्तों अग्रणी में आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, लेकिन अगर पूछेगा कि बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है तो ये जो है आपका समस्तीपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? समस्तीपुर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि कौन सिल्क की किस्म नहीं है? आपको बताना है कौन सिल्क की किस्म की नहीं है। तो ये जो केसर है, केसर सिल्क की किस्म नहीं है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न कहता है कि दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? आपको बताना है दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? तो ये जो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? महाराष्ट्र हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम देखते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि गन्ना अनुसंधान शिला किस शहर में है? गन्ना अनुसंधान शिला किस शहर में है? तो ये जो कोयम्बटूर है, कोयम्बटूर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि गन्ना की केंद्रीय अनुसंधान शिला कहाँ स्थापित है? गन्ना की केंद्रीय अनुसंधान शिला जो स्थापित है दोस्तों ये आपका लखनऊ में है। कहाँ है दोस्तों? लखनऊ में है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है दोस्तों कि नेक्स्ट जो कहता है कि सस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक कौन नहीं है? तो सस्य गहनता को जनसंख्या प्रभावित नहीं करता है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? तो वर्षा ऋतु की फसल को जो है दोस्तों वो खरीफ फसल कहा जाता है। खरीफ फसल कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला जो प्रश्न कहता है दोस्तों वो आपका अगला प्रश्न है कि ये हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है? हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव जो है किस फसल पर पड़ा है? तो ये जो है गेहूं पे पड़ा। किस पे पड़ा है दोस्तों? गेहूं पड़ा।
और हम बता दें कि हरित क्रांति का जो जनक है दोस्तों भारत में MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? MS स्वामीनाथन को कहा जाता है भारत में हरित क्रांति का जनक। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला प्रश्न जो है कहता है दोस्तों कि दाल किसका मुख्य स्रोत है? तो दाल जो है प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न जो है वो कहता है कि अनानास उत्पादन में अग्रणी है। आपको बताना है कि अनानास का उत्पादन जो है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक किया जाता है? तो ये जो मेघालय है दोस्तों, मेघालय अनानास उत्पादन में सबसे अभी आगे है। चलिए आगे देखते हैं। तो आपका अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो कहता है कि धान का वार्षिक उत्पादन देश में कितना होता है? आपको बताना है कि एक वर्ष में हमारे भारत देश में एक वर्ष में कितना धान का उत्पादन होता है? तो ये जो है दोस्तों 9 करोड़ टन, 9 करोड़ टन जो है भारत में हमारे देश में धान का वार्षिक उत्पादन होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग कितना होता है? तो ये जो होता है दोस्तों 1990 ग्राम, यानी कि 1990 किलोग्राम होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम नज़र डालते हैं। तो आपका अगला प्रश्न दोस्तों कहता है धान की खेती के लिए वर्षा की अधिकतम उपयुक्त कितनी है? धान की खेती के लिए कितनी वर्षा होनी चाहिए अधिकतम? तो ये जो है दोस्तों आपका 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। तो धान की जो उपज है दोस्तों बहुत अच्छी तरह से होगी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है दोस्तों क्या कि गेहूं का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? गेहूं का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? तो ये है दोस्तों 7 करोड़ टन से भी ऊपर। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न कहता है कि देश में कपास का वार्षिक उत्पादन कितना गांठे है? तो देश में कपास का वार्षिक उत्पादन जो है 185 लाख गांठ है दोस्तों, 185 लाख है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि देश में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक कितना है? तो 2800 किलोग्राम जो है दोस्तों ये है देश में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन। नेक्स्ट कहता है कि गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में कितना है? तो 2750 किलोग्राम। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि कॉफ़ी के पौधे की ऊंचाई कितनी होती है? तो ये 3 से 6 मीटर होती है, 3 से 6 मीटर होती है। नेक्स्ट कहता है दोस्तों कि पकते समय गेहूं की फसल के लिए आदर्श टेम्परेचर जो है कितना होनी चाहिए? तो ये जो है 21 से 26 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। नेक्स्ट कहता है दोस्तों कि 75 सेंटीमीटर से अधिक कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? तो उसे शुष्क कृषि के नाम से जानते हैं, शुष्क कृषि उसे कहा जाता है। नेक्स्ट कहता है दोस्तों कि कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो कपास उत्पादन के लिए आपका काली मिट्टी उपयुक्त है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि गन्ने की खेती के लिए कितना तापमान आदर्श माना जाता है? तो गन्ने की खेती के लिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो भारत का जो क्यूबा है वो गोरखपुर देवरिया को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि चीनी किस्म की चाय को क्या कहा जाता है? तो चीनी किस्म की जो चाय होती है उसे बोही के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बोही के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट कहता है कि किस स्थान की चाय को सर्वोत्तम चाय माना जाता है? किस स्थान की चाय को सर्वोत्तम चाय माना जाता है? तो ये जो है दोस्तों दार्जिलिंग है। क्या है दोस्तों? दार्जिलिंग है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। कहता है कि रेशम कीट पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो रेशम कीट पालन के अध्ययन को हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहा जाता है ना, सेरीकल्चर कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। तो आपका जो अगला प्रश्न है वो कहता है कि कर्तन दहन कृषि किसे कहा जाता है? तो कर्तन दहन जो कृषि है दोस्तों उसे झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। कर्तन दहन कृषि को क्या कहा जाता है? झूम कृषि कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न जो है वो कहता है कि भारत की अर्थव्यवस्था को मय आधार क्या है? भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार, सॉरी दोस्तों यहाँ पे मुख्य होगा, आप लोग सुधार लीजिएगा।
मुख्य आधार क्या है? तो मुख्य जो आधार है दोस्तों वो कृषि है। भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि है। चलिए आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, ये कहता है कि भारत में किस प्रकार की कार्य की प्रधानता है? भारत में किस प्रकार की कार्य की प्रधानता है दोस्तों? तो ये जो है जीवन निर्वाहक कृषि है ना। तो चलिए दोस्तों आज का प्रश्न जो है यहीं पे समाप्त होता है। फिर अगले प्रश्न को हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।